वेलकम। एलेक्ट्रिक्स मोबाइल नंबर 9709431849। मैं अजय महतो आज आप लोगों को फिजिक्स से साउंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन इससे रहता ही, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सभी से इसमें क्वेश्चन रहता है। इसको ध्यान से पढ़ना है। तो देखते हैं साउंड, ध्वनि। साउंड, ध्वनि वह संवेदना है जो हमारे कानों में उत्पन्न होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है। ध्वनि वह संवेदना है जो हमारे कानों में उत्पन्न होती है और मस्तिष्क तक पहुंचती है, मस्तिष्क तक उसको पहुंचाती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई वस्तु अगर कंपन करती है, कुछ भी ध्वनि जरूर उत्पन्न होती है, किंतु सभी कंपित वस्तुएं सुनने लायक ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ध्वनि तभी सुनाई पड़ती है जब कंपित वस्तु प्रति सेकेंड 30 से 30,000 कंपन करे। प्रति सेकेंड 30 से 30,000 के बीच में कंपन करती है तो उसको हम लोग सुन सकते हैं। इससे कम वालों को भी नहीं सुन सकते हैं और इससे अधिक वालों को लोग नहीं सुन सकते हैं। ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव। ध्वनि पर जो है ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। जैसे माध्यम का ताप बढ़ेगा उसमें क्या ध्वनि चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। वायु में अगर क्या होता है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वहाँ ध्वनि चाल 0.6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बढ़ जाती है। अब देखेंगे ध्वनि के चाल पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। वायु में ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दबाव पर ध्वनि की चाल पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। अब आगे देखिएगा, ध्वनि की चाल पर आर्द्रता ह्यूमिडिटी का प्रभाव। नमी युक्त घनत्व सूक्ष्म वायु के घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक। जहाँ आर्द्र हवा वायु होगा वहाँ ध्वनि चाल अधिक होती है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में सीटी की आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ती है, क्योंकि बरसात के समय में क्या हुआ, आर्द्र वहाँ वायुमंडल हो जाता है, वहाँ वो नमी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए क्या बरसात दिनों में दूर तक सुनाई देती है। इस तरह की रात में कर सकते हैं, रात में नमी हो जाती है वायुमंडल में, जिसके कारण रात में आवाज़ दूर तक जाती है और दिन की तुलना में। आगे देखते हैं ध्वनि की चाल पर माध्यम के वेग का प्रभाव। माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है तो इसके ठीक विपरीत घट जाती है। अब आगे देखेंगे हम लोग, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में प्रकाश की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में प्रकाश की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसका मतलब ये हुआ प्रकाश की जो स्पीड है वह तेज है ध्वनि के तुलना में। इसी वजह से बिजली की कड़क, थंडर तथा चमक एक साथ उत्पन्न होते हैं, परंतु चमक पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। क्लियर हो गया यहाँ पर कि ध्वनि धीरे चलता है और प्रकाश जो है तेज चलता है, इसलिए हम प्रकाश पहले दिखाई देता है, ध्वनि बाद में सुनाई देता है। परंतु चमक पहले दिखाई देती है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। बिजली उत्पन्न कैसे होती है, जब दो बादल या दो से अधिक बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। इस क्रिया में आवाज़ और प्रकाश दोनों उत्पन्न एक साथ होती है, परंतु ध्वनि हमें बाद में और प्रकाश में पहले दिखाई देता है। अब देखेंगे ध्वनि का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ साउंड्स। ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं नंबर 1, अवश्रव्य तरंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। श्रव्य तरंगे सोनिक वेव्स, प्राश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। 3 तरह के ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में कहेंगे हम लोग अवश्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेव्स, श्रव्य तरंगे सोनिक वेव्स, तीसरा है प्राश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। देखते हैं पहला अवश्रव्य तरंगे के बारे में। जिन अनुदैर्घ्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अवश्रव्य तरंग इंफ्रासोनिक वेव कहलाती है। जिसकी क्या हो तरंग दैर्घ्य कितना होगा 20 हर्ट्ज, कितना 20 हर्ट्ज से
कम होगा उससे हम लोग बोलेंगे 20 हर्ट्ज से अगर कम होती है तो अवसर्प तरंगे कहलाएगा, इंफ्रासोनिक वेव कहलाएगा। जैसे भूकंप के समय पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न तरंगे, भूकंप जो होती है तो वहाँ भी क्या वो पृथ्वी कंपन करती है, लेकिन वह कंपन हमें सुनाई नहीं देती है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, उसके अवसर्प तरंगे हैं। ज्वालामुखी वहाँ भी तरंग निकलती है, लेकिन वो तरंगे 20 हर्ट्ज से कम होती है जो हम लोग नहीं सुन पाते हैं। भूस्खलन, पहाड़ का टूटना, उल्का पिंड से उत्पन्न तरंगे, हृदय की धड़कन जो हम लोग नॉर्मली हम लोग नहीं सुन सकते हैं, तो ये सभी क्या है, अवसर्प तरंगे के अंदर आती है। इनकी तरंग दैर्ध्य होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब आगे देखेंगे हम लोग सोनिक वेव्स, श्रव्य तरंगे, जिसे हम लोग सुनते हैं। जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उन तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य की श्रवण शक्ति कितने कहाँ से कहाँ हर्ट्ज होती है, कितनी होती है, वो ध्यान रखिएगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज को लोग श्रव्य सोनी बोलते हैं, तरंगे सोनिक वेव बोलते हैं। मनुष्य और जानवरों, बांसुरी, शहनाई, ढोल आदि द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ श्रव्य तरंगे के उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं तीसरा, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। वे अनुदैर्ध्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। 20,000 से अधिक रहेगा तो क्या कहलाएगा, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंग कहा जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता है। इन तरंगों की आवृत्ति अधिक तथा तरंग दैर्ध्य कम होती है। इनकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि मनुष्य उसको नहीं सुन सकता है। बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते आदि पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। कौन कौन सुनने वाला है, बंदर सुन सकता है, डॉल्फिन भी सुन सकता है, मछली, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते, ये लोग पराश्रव्य ध्वनि को भी सुन सकते हैं। कुत्ते लगभग 50,000 हर्ट्ज की आवृत्ति, कुत्ते जो है 50,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक को सुन सकता है, तथा चमगादड़ लगभग 1,00,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक सुन सकता है। चमगादड़ सबसे अधिक कितना, 1,00,000 हर्ट्ज तक के भी आवृत्ति को सुन सकता है। अब देखते हैं आगे पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, सोनार प्रणाली में इनका प्रयोग समुद्री गहराई मापने में तथा जल के भीतर डूबी पनडुब्बियों का पता लगाने में किया जाता है। संकेत भेजने में, पराश्रव्य का संकेत भेजने में यूज होता है। चिकित्सा विज्ञान में, सोनोग्राफी एवं अल्ट्रासोनिक में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, ट्यूमर का पता लगाने में तथा दांत निकालने में भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अविश्रव्य तरंग, इंफ्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब देखिए, अविश्रव्य तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितना, अवश्रव्य की 20,000 से कम को लोग अवश्रव्य तरंग करते हैं, लेकिन पराश्रव्य किसको कहते हैं, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब आगे देखेंगे अवश्रव्य में ये तरंगे बड़े आकार के ध्वनि स्रोतों के कंपन द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे भूस्खलन होना, पृथ्वी का कांपना, ज्वालामुखी से, ये बड़े जो आकार के से ध्वनि उत्पन्न होती है। और पराश्रव्य ये तरंग गल्टन की सीटी द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल कंपनों से उत्पन्न किया जाती है, बहुत छोटे छोटे से उत्पन्न की जाती है। यह कम ऊर्जा ग्रहण करती है, जबकि पराश्रव्य क्या हो, अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है। अवसर तरंग ये अधिक तरंग दैर्ध्य के कारण माध्यम में कम दूरी तक जाती है। अवसर तरंग कम दूरी तक जाती है, जबकि पराश्रव्य ध्वनि क्या आता है, कम तरंग दैर्ध्य के कारण माध्यम में अधिक दूरी तक जाती है। ये तो था आपका अवश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग का अंतर, इसको सही से देख लेना है। अब आगे देखते हैं ध्वनि अथवा सांगीतिक ध्वनि के प्रमुख गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड या म्यूजिकल साउंड। समान ध्वनि अथवा विभिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनियों, सांगीतिक ध्वनियों में 4 विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर ध्वनियों में विभिन्नता अनुभव की जाती है। ध्वनियों के ये गुण, उनका संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। देखते हैं ध्वनि के गुण।
साउंड का गुण देखते हैं क्या है। एक है प्रबलता, जिसको लोग लाउडनेस बोलते हैं, जो जोर से बोलते हैं वही प्रबलता कहलाता है, लाउडनेस। तरत्व, पिच, जिसके आधार पर होता है आवाज़ क्या होता है, पतला और मोटा होता है। दूसरा गुणता, टाइम्बर। और चौथा है तीव्रता, इंटेंसिटी। अब आगे देखते हैं प्रबलता, लाउडनेस। प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है, वह गुण है जिसके अनुरूप ध्वनि कान को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। लाउडनेस क्या हुआ, कोई धीरे बोलता है तो धीरे सुनाई देगा, जोर से बोलेगा तो उसको ज़्यादा सुनाई देगा, इसको बोलते हैं प्रबलता, लाउडनेस। परंतु तीव्र ध्वनि की स्थिति में प्रबलता अधिक होगी यदि ध्वनि तरंग के आयाम एम्पलीट्यूड छोटे हो तो ध्वनि मृदु, एम्पलीट्यूड छोटा हो तो ध्वनि क्या हो, मृदु मतलब सॉफ्ट अथवा धीमी होगी, और आयाम बड़े हो तो ध्वनि तीक्ष्ण अथवा तीव्र लाउड होगी। इसका मात्रक कितना होता है, ऐसा ही मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका प्रबलता का ऐसा ही मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है। इसका प्रायोगिक मात्रक बेल होता है। बेल के 10वें भाग को हम लोग क्या होता है, डेसिबल। बेल के 10वें भाग को हम लोग डेसिबल, मतलब 1 डेसिबल बराबर 1/10 बेल बराबर होता है 1 डेसिबल। अब देखते हैं तारत्व, पीच क्या है, जो बहुत ज़्यादा पूछता है ये पीच, ये ध्यान रखिएगा कि पीच के बारे में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। तारत्व संगीतिक स्वर का वह अभिलक्षण है जो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तरत्व उतना ही अधिक ऊंचा होगा। आवृत्ति जितना अधिक होगा तरत्व उतना ही ऊंचा होगा। आगे देखिए, इसके द्वारा ध्वनि मोटी या तीक्ष्ण पतली होती है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तरत्व अधिक होता है। इसको लाइन ध्यान देखेंगे, ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तरत्व अधिक होती है। आवृत्ति अधिक होता है तो तरत्व अधिक होता है, अतः ध्वनि पतली होती है। यहाँ उल्टा हो जाता है, तरत्व अधिक होगा ध्वनि क्या होगा, पतली। तरत्व अधिक होगा तो ध्वनि पतली। ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर तरत्व कम होगा, आवृत्ति कम होगा तरत्व कम, लेकिन ध्वनि क्या हो जाएगी, मोटी। यही डिजाइन देखिएगा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ध्वनि का तरत्व अधिक होता है, जिसके कारण स्त्री की ध्वनि पतली होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सही से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ध्वनि का तरत्व क्या होता है, अधिक होने के कारण क्या होता है, आवाज़ उसकी पतली होती है। स्त्री में आवाज़ पतली क्यों होती है, उसकी तारत्व अधिक होने के कारण, उसकी पीच अधिक होने के कारण, आवृत्ति अधिक होने के कारण, ये सही से देख लेना है। अब आगे देखते हैं पूर्णता, क्वालिटी। पूर्णता सांगीतिक स्वर का वह अभिलक्षण है जिसके कारण भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तरत्व तथा समान प्रबलता वाली दो ध्वनियों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। ये कहता है गुण। आगे देखते हैं तीव्रता, इंटेंसिटी। तीव्रता एक भौतिक राशि है जो तरंगों द्वारा ऊर्जा के स्थानांतरण की द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को व्यक्त करती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के साथ साथ कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है, अर्थात ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम के समानुपाती होती है तथा स्रोत से ध्वनि के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब पढ़ेंगे हम लोग ध्वनि स्वर और तीव्रता, डेसिबल। पेड़ के पत्तों की सरसराहट, पेड़ के पत्ता जब सरसराहट हल्की हिलती है तो उसकी डेसिबल में तीव्रता कितनी होती है, तो उसका 10 से 20 डेसिबल होती है। कितनी, 10 से 20 डेसिबल होती है। साधारण लोग बातचीत करते हैं वह 30 से 40 डेसिबल के बीच होती है। क्वेश्चन पूछता है साधारण बातचीत में कितने डेसिबल तीव्रता होती है, आवाज़ की तीव्रता होती है साउंड की, 30 से 40 डेसिबल। याद रखेंगे। तेज लोग बात करता है, जोर से बात करता है 50 से 60 डेसिबल के बीच में। तेज संगीत या शोर में बहुत ज़्यादा हल्ला होता है या संगीत बजता है तो वो 80 डेसिबल से अधिक होता है। औद्योगिक यंत्र संयंत्र या कारखाना से जो आवाज़ निकलता है वो 100 से 120 डेसिबल के बीच निकलता है। सायरन बोलता है पुलिस का जो एम्बुलेंस को बजता है 110 से 120 डेसिबल होता है। और जेट विमान जो होता है 140 से 150 डेसिबल होता है। नॉर्मली मनुष्य जो है अगर 100 से ऊपर अगर आता है तो लोग नहीं सुनना पसंद करता है। कहीं कहीं ऑप्शन देखिए 80 भी होगा, 80 से अगर ज़्यादा डेसिबल का आवाज़ अगर होगा मनुष्य को सुनने में सही अच्छा नहीं लगता है, उसको शोर बोल देता है, ये सही नहीं है, इसको मत बचाओ।
तो साधारण बातचीत के लिए 30 से 40 डेसिबल का यूज होता है, तेज बातचीत के लिए 50 से 60 डेसिबल को सही देखिए। कहेंगे शोर के लिए कितना 80 डेसिबल से अधिक। ये जो पूछता क्वेश्चन सही से इसको देख लेंगे। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं हम आगे की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा ध्वनि कितने डेसिबल की होती है। आंसर हो जाएगा आपका 45 डेसिबल। 45 डेसिबल की जो ध्वनि होगी वो मनुष्य के लिए बहुत ही अच्छा सुनने लायक माना जाता है। आगे 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक प्रभाव डालती है, मतलब उसको शोर बढ़ा जाता है, सही नहीं माना जाता है। और 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को हम लोग शोर बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। सुस्वर म्यूजिकल साउंड सुनने में बहुत अच्छा लगे, वह ध्वनि जो सुनने में कानों को प्रिय मधुर सुखद लगती है सुस्वर कहलाती है। जो सुनने में कटु लगती है उसे शोर कहते हैं। सुनने में जो अच्छा लगे उसको लोग क्या कहते हैं सुस्वर। जो सुनने में सही नहीं लगता है शोर लगता है, मतलब हल्ला लगता है उसको लोग कटु शोर कहते हैं, नोच हल्ला कहते हैं, शोर कहते हैं। मैक संख्या क्या हुआ देखिए, किसी माध्यम में निश्चित ताप व दाब पर किसी वस्तु की चाल तब उसी माध्यम में ताप एवं दाब में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु का माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। किसी माध्यम में निश्चित ताप पर दाब पर किसी वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहती हैं। अब आगे देखिएगा, मैक संख्या m बराबर किसी माध्यम में वस्तु की चाल v बट्टा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल c। क्या है मैक संख्या m बराबर किसी माध्यम में वस्तु की चाल v बट्टा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल c। अब पढ़ेंगे ध्वनि बूम। सोनिक बूम क्या है, जब एक ध्वनि की चाल से अधिक तीव्रता एक मैक से अधिक गति करता है तो उसके पीछे प्रघाती तरंगों शॉक वेव्स का एक विस्फोट शोर उत्पन्न होता है। इसी शोर को ध्वनि बूम कहा जाता है। उदाहरणतः गोलियां क्या कहलाएगी, ध्वनि बूम कहाएगा। जेट वायुयान रॉकेट आदि से उत्पन्न ध्वनि को हम लोग ध्वनि बूम कहते हैं, जिसकी मैक संख्या 1 से अधिक होती है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल प्राध्वनिक सुपरसोनिक अर्थात मैक संख्या 5 से अधिक हो तो चाल अति प्राध्वनिक हाइपरसोनिक कहलाती है। कहेगा तो मैक की यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो जाए तो उसको लोग कहेंगे सुपरसोनिक। अगर 5 से अधिक होता है तो हम बोलेंगे हाइपरसोनिक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, दूर तक जाती है। ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल द्रव तथा गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो सबसे अधिक ध्वनि चाल कहाँ होती है, ठोस माध्यम में। सही से देख लेंगे, ठोस माध्यम में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। उसके बाद होती है द्रव में, उसके बाद होती है गैस में। तथा द्रव माध्यम में ध्वनि की चाल गैसीय माध्यम से अधिक होती है। कहने की अर्थ हुआ सबसे अधिक ध्वनि चाल कहाँ होती है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद जाके गैस में। पहले ठोस, द्रव और गैस। ठोस में सबसे अधिक होती है। अब लोग पढ़ेंगे हम लोग प्रतिध्वनि, जिसको हम लोग इक्को बोलते हैं। जो ध्वनि परावर्तक सतह से परावर्तित होने के बाद पुनः सुनाई देती है उसे उस ध्वनि की प्रतिध्वनि कहते हैं। उन्हें हम बोलते हैं किसी दीवार से या किसी सतह से टकराने के बाद पुनः अगर सुनाई देता है हमें, उसी को लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि, इक्को बोलते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कम से कम 16.6 मीटर की दूरी होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है कि प्रतिध्वनि के लिए, इक्को के लिए कम से कम कितनी दूरी होना अनिवार्य है। कम से कम 16.6 का हमको 18 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, 20 मिलेगा। 20 के आसपास अगर दूरी बनी रहेगी तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगा। अगर 16 से अगर कम रहता है आपको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो नीचे लिखा हुआ है कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड के तक रहता है। ये बहुत ज़्यादा पूछता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10, जो हम सुनते हैं हमारे कान 1/10 सेकंड तक वो आवाज़ को रखता है। इसे हम लोग श्रुति निर्बंध भी कहा जाता है।
तो 1/10 सेकंड तक हमारे कान में रखता है, इसलिए कुछ समय दूरी होना चाहिए कि आवाज़ जाकर टकरा के आए। नज़दीक से इतना जल्दी से टकरा के आ जाता है कि हम उसको दोबारा उसको नहीं सुनते हैं। अगर 16 मीटर या उससे ज़्यादा होता है तो 1/10 सेकंड से ज़्यादा समय लगता है उसको रिटर्न आने में, ताकि हम उसको सुन सकते हैं। इसी को लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं कि एक जगह से आवाज़ बोलेंगे, किसी तरह से जाकर टकराएगा, रिटर्न हमारे पास आता है, उसी को लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि। एक चीज़ पूछता है कि न्यूनतम कितनी दूरी है प्रतिध्वनि के लिए, तो 16.6 मीटर। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना होता है, 1/10 सेकेंड। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। आगे पढ़ेंगे हम लोग डॉपलर प्रभाव। जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच, ध्वनि स्रोत जहाँ ध्वनि निकलती है, ध्वनि स्रोत जो सुनने वाला हो के बीच आपेक्षिक गति होती है तो ध्वनि की आवेशी आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। इसे हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में पृष्ठ के माध्यम के बीच टकराने पर पहले माध्यम में वापस लौट आती है, इस प्रक्रिया को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। मैंने गया और उसी माध्यम में लौट आता है, उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। अब ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड वेव्स। समान आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो ध्वनि तरंगे जब किसी बिंदु पर मिलती है तो उनकी ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऊर्जा का जब दो तरफ से ध्वनि आएगी और आपस में मिलती है, उनकी ध्वनि का जो होता है उनका फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस परिघटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें, यदि तरंगे समान कला में सेम फेज एक ही दिशा से आता है तो ध्वनि की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, दोनों मिलकर स्प्लिट हो जाता है। इसे हम लोग समपोषी कहते हैं। ये भी पूछता है, समपोषी कहते हैं। व्यतिकरण कंस्टिट्यूटिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जब विपरीत कला में अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो इस तरंगों की तीव्रता न्यूनतम मिनिमम हो जाती है, आपस में टकराने के बाद उनकी मिनिमम तीव्रता हो जाती है। इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसे क्या हम लोग कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण। आप पहले वाले को एक समय आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। आगे ध्वनि के व्यतिकरण के ही कारण रेडियो में कभी तीव्र एवं कभी मंद आवाज़ सुनाई देती है। तो रेडियो में कभी तीव्र और मंद आवाज़ का सुनाई देती है, ध्वनि के व्यतिकरण के कारण सुनाई देती है। ये ध्यान रखिएगा। आगे पर हम लोग विस्पंद, बीट्स पढ़ेंगे। जब लगभग समान आवृत्ति के दो ध्वनि स्रोतों को एक साथ ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो समय के साथ साथ उनके माध्य कालांतर में परिवर्तन होता है, अर्थात ध्वनि तरंग की तीव्रता में उतार तथा चढ़ाव होता है। ध्वनि तीव्रता में परिवर्तन को विस्पंद कहा जाता है। अब आगे देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में भी संचरण कर सकती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। जिसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, परावैज्ञानिक तरंगे, कॉस्मिक किरणें, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों से भिन्न नहीं होती है। कॉस्मिक किरणें सौर तरंग से बाहर उत्पन्न होने वाले उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण है। ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है। और देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों एवं ध्वनि तरंगों में अंतर का आधार माध्यम। विद्युत चुंबकीय तरंग देखेंगे पहले हम। विद्युत चुंबकीय किरणों के संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय किरणों के लिए संचरण किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंगों का वेग देखें। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। जबकि ध्वनि तरंग का वायु में वेग 343 मीटर प्रति सेकेंड अथवा 0.330 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखेंगे दाब परिवर्तन। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के समय दाब में परिवर्तन होता है। ध्वनि तरंग के संचरण के समय दाब का परिवर्तन, विद्युत चुंबकीय तरंगों में संचरण के समय दाब का परिवर्तन नहीं होता है। ध्वनि तरंग के संचरण दाब का परिवर्तन होता है। आगे तरंगों के प्रकृति। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जबकि ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। आज तक यहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।